Hey everybody, welcome back to the channel. This is your teacher शुभम जगदीश। तो ये चैनल डेडिकेटेड है आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। इस चैनल पर हम लोग आईएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, बोथ फॉर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लास 11 के लिए एंड अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स कॉमर्स क्लास 12 के लिए। और अगर आपको नहीं पता है कि हमारा एक लाइव कोर्स चलता है जिसका नाम है स्पार्टन्स, में जाकर आप एनरोल कर सकते हो ताकि आप मेरे साथ रेगुलरली लाइव पढ़ाई कर सको। साथ में एक्सक्लूसिव नोट्स भी मिलेंगे आपको उस पर्टिकुलर क्लास में एनरोल करने के बाद। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्या पड़ गई उसके बारे में जानना जरूरी है। भाई हमारी कंट्री के अंदर ना, ये हमारी कंट्री का मैप है। आई एम वेरी गुड एट ड्रॉइंग। ये लो भाई, ये लो, ये हमारी कंट्री है। तो हमारी कंट्री में होता क्या था, हमारी कंट्री का हर एक स्टेट में अलग अलग तरह से अकाउंटिंग हो रही थी बॉस। अब प्रॉब्लम क्या आने लगी, अब हर आदमी अलग तरह से अकाउंटिंग कर रहा है तो एनालिसिस करने में, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कतें आती थी। तो उस दिक्कतों को दूर करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाए गए ताकि सारी की सारी स्टेट्स एक जैसी तरीके से अकाउंटिंग कर सकें और उसका एनालिसिस करना आसान हो जाए, बोथ फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। और कंपैरिजन कॉम्पिटिटर्स के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लाया गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है ना बॉस। अब गैप को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं कॉन्सेप्ट्स जो लीगली बाइंड होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशंस जिसे रीति रिवाज बोलते हैं, जो मतलब प्रैक्टिस चली आ रही है तो वैसे कहते हैं। कन्वेंशंस कभी भी लीगली बाइंड नहीं होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला कॉन्सेप्ट है बॉस अपना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेट्स से एक बंदा है बंटी। अब ये बंटी है और बंटी ने सोचा मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं एक बेकरी खोलूंगा, बड़ी सी बेकरी। लेट्स से हमारे लखनऊ में तो फेमस है टीएचएफ, द हेजलनट फैक्ट्री। तो इसने ये सोचा कि बॉस मैं एक बेकरी स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा कि बॉस आज बेकरी स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेकरी जिंदगी भर चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, आने वाली औलादे भी मेरी इसी बेकरी को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट मींस व्हाट, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वी अज्यूम दैट इफ आई हैव स्टार्टेड अप अ बिजनेस इट विल कंटिन्यू फॉरएवर। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और डिस्क्रिप्शन में जाओ या आप कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखकर बताओ तुम्हें गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, अगर अपने ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये सोचा है कि ये बिजनेस जिंदगी भर कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और जो मैं यहां पे तुमको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ना, सब बच्चे रिलेट करेंगे। एक कंपनी है किंगफिशर। अब वही किंगफिशर है जो तुम सोच रहे हो। और ये कंपनी चलाता कौन था बॉस? ये चलाते थे विजय माल्या भैया। अब विजय माल्या तो रहे नहीं, इन्होंने मान लिया और निकल लिए। तो भाई ये बॉस हैं विजय माल्या। तो इन्होंने स्टार्ट की थी कंपनी किंगफिशर। आज की डेट में विजय माल्या एब्सकॉन्डेड है, लंदन में घूम रहे हैं। इंडिया में एक तरह से जिसे बोलते हैं क्रिमिनल टाइप का इनके साथ डीलिंग हो रही है। लेकिन किंगफिशर अभी भी चले पड़ी है। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग होता है बॉस और उसको चलाने वाला बंदा अलग होता है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट थिंग्स इन द आईज ऑफ लॉ। उन दोनों को कभी भी इंटरमिंगल नहीं करना है। जैसे कि अंबानी का जो रिलायंस है वो अलग है और अंबानीज अलग है। बात समझ में आ रही है? दोनों एक अलग अलग एंटिटी हैं इन द आईज ऑफ लॉ। समझ में आई बात? समझ में आया है तो यार ये वीडियो अपने टीचर्स के साथ शेयर करो ना, मजा आ जाएगी तुम्हें। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बॉस हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई हमें कभी भी अकाउंट्स जो मेंटेन करने चाहिए ना, वो 12 महीने के लिए मेंटेन करने चाहिए। अब ये 12 महीने कौन से होंगे? या तो ये कैलेंडर ईयर हो सकते हैं। कैलेंडर ईयर जानते हो ना, कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ना। और या ये फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर तुम्हें पता है ना कब शुरू होता है भाई? 1 अप्रैल से लेकर और खत्म कब होता है? 31 मार्च तक। ठीक है ना। तो
अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉस हमें जो अपनी अकाउंटिंग है वो 12 महीने के लिए करनी चाहिए, आइदर कैलेंडर ईयर और इट कैन बी अ फाइनेंशियल ईयर। और इंडिया में कैलेंडर ईयर पर अकाउंटिंग नहीं होती है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर को बेस लेकर अकाउंटिंग की जाती है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की 12 महीने हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। आ रही ना बात समझ में? आ रहा है ना मजा? थोड़ा थोड़ा चीजें शुरू हो रही है ना यार, मजा आ रही है तो स्कूल ग्रुप में वीडियो शेयर करो ना यार। चलो आगे बढ़। सर स्कूल ग्रुप में कैसे शेयर करें, ओनली एडमिन लगा रखा है। तो टीचर को शेयर करो, बोलो सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ। अब बढ़ते एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर। बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि इसका नाम है अक्रूवल। ये अक्रूवल क्या होता है साहब? अक्रूवल होता है अकाउंटिंग को ड्यू बेसिस पर करना। सर हमें नहीं समझ में आ रहा, ये ड्यू बेसिस क्या है? बेटा यहां पर ये बोलते हैं कि एक्सपेंसेस अगर हैं आपके कोई भी, अगर आपने उसको पे कर दिया है या अभी पे करना बाकी है, ठीक है ना, ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव ऑलरेडी पेड और व्हिच आर येट टू बी पेड, यू विल रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि भाई आपने एक्सपेंस कर दिया, पैसे नहीं भी पे किए तो भी उसको अकाउंट्स में ले लोगे। सिमिलरली इनकम के साथ क्या होता है, पैसे रिसीव हो गए तो भी करोगे और ड्यू हो गए मतलब मिलना बाकी है तो भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। अनलाइक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलती है ड्यू बेसिस पर। यहां पर कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शन मतलब नगद ट्रांजैक्शन और क्रेडिट मतलब उधार ट्रांजैक्शंस, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कि लेट्स से मुझे पैसे मिल गए, मुझे इनकम ड्यू हो गई, रिकॉर्ड कर लो कि हाँ भाई मिल गए हैं पैसे। बात समझ में आ रही है? एक्सपेंस ड्यू हो गया है तो रिकॉर्ड कर लेंगे एक्सपेंस आई हैव पेड। सो बोथ द ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रेडिट एंड कैश इन नेचर आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय व्हिच कॉन्सेप्ट? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इसका एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी होता है। इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है बेटा कैश कॉन्सेप्ट। ये कैश कॉन्सेप्ट क्या है? कैश कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया यहां पर उधार का कोई भी स्कोप नहीं है। हम इनकम को तब इनकम मानेंगे जब वो मिल जाएगी कैश में या बैंक में, और हम एक्सपेंस को तब एक्सपेंस मानेंगे जब हम उसको पे कर देंगे एक्चुअल में। यहां पर उधार का कोई भी सिस्टम बॉस है ही नहीं। क्लियर है? तो यहां पर समझ में आ रहा है? 5 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चल भाई अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं और ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है साहब? ये देखिए, लेट्स से शुभम जगदीश ने एक बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख रुपए की। वाह भाई वाह, खरीदी नहीं है, केवल बातें बोल रहा हूं यार। 10 लाख रुपए की लेट्स से मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 2015 में, और 2022 में इस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है लेट्स से 5 करोड़। इतनी हो जाती तो मैं क्या ही करता, लेकिन सुन लो मेरे भाई, मैंने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी वैल्यू हो गई 5 करोड़। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट को उस प्राइस पर लिखना चाहिए जिस प्राइस पर खरीदा हो, एक्वायर किया हो, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? वी नीड टू रिकॉर्ड द एसेट्स एट दोज वैल्यू एट विच दे वर एक्वायर्ड एंड नॉट देयर मार्केट वैल्यूएशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? सर आप ये नोट्स लिखवा नहीं रहे हो, एक बार बुक पढ़ो, मेरी बात समझो। यहां नोट करने आए हो क्या? यहां समझने आए हो? यहां पढ़ाते नहीं है, यहां सिखाते हैं यार। तो ठीक है, चलो भाई बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी घटना अगर हमारे अकाउंट्स में होती है तो उसके मिनिमम इफेक्ट 2 होते हैं। एक डेबिट में इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट में इफेक्ट होता है। अब ये डेबिट में इफेक्ट क्या होता है साहब? लेट्स से मैंने ये पानी का बॉटल खरीद लिया, ये पानी का बॉटल खरीदा है तो पानी का बॉटल आ गया मेरे पास और मेरे पास से पैसे चले गए। सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस, वंस इन डेबिट एंड वंस इन क्रेडिट। इसको बोलते हैं हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? बढ़ जाए आगे। चल भाई बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बॉस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ऐसा कोई भी चीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखनी है which cannot be measured in terms of money. Let's say तुम स्कूल गए, तुमको स्कूल में 2-3 झापड़ पड़ के मार पड़ी है। However, आज की डेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ाते थे तो ऐसा होता था। बच्चे मार खाते थे और हम लोग मारते नहीं थे। कैमरे पर नहीं बोल सकता,
ठीक है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड विद मी, तो उनको समझ में आ रहा होगा। तो भाई क्या 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 मैंने मान लेते आप स्कूल में गए, आपके स्कूल में बेइज्जती हो गई, टीचर ने बेइज्जती कर दी बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन। Can that be recorded in the books of accounts? No, because we cannot measure that beizati in terms of money. So only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded in the books of accounts. As simple as that. कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Let's say मैंने फर्नीचर खरीद लिया, मैंने खरीदा फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने का खरीदा है? लेट्स से 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ का फर्नीचर खरीद लिया। वाह भाई वाह लगता है विजय माल्या मैं ही हो रहा हूं। 1 करोड़ का फर्नीचर खरीद लिया। कैन दिस बी रिकॉर्डेड? यस, दिस कैन बी रिकॉर्डेड। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है ना? ऐसी कोई भी चीज जिसको पैसे में वैल्यू कर सकते हैं फटाफट से रिकॉर्ड कर लेंगे, और ऐसी कोई भी चीज जिसको वैल्यू ही नहीं कर सकते वी वोंट बी रिकॉर्डिंग। हमारे अकाउंट्स में ना जज्बातों की कदर नहीं है बिल्कुल भी, इमोशनलेस सब्जेक्ट है भाई। मरते हो मरो, जिंदा हो मुझे बताओ, नोट करना है बस। ठीक है ना? हमें कोई भी मतलब नहीं है। खैर, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। कई किताबों में इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बताया गया है, नाम चेंज करते हैं। भाई देखो क्या है, लेट्स से मेरे को 2021 की ना फीस, मैं कोचिंग चलाता हूं लखनऊ में, आशियाना में, बहुत सारे बच्चों को पता है, मेरा एक सेंटर है यहां पर हाइब्रिड, तो वहां पर मैं लेट्स से कोचिंग चला रहा हूं। मुझे 2021 मतलब लास्ट ईयर की फीस 2022 में रिसीव हो गई, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये इनकम होगी 2022 की, 2022 की। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बॉस कि इररिस्पेक्टिव किस ईयर को वो इनकम बिलोंग करती है, हम लोग उस साल की इनकम मानेंगे इन द ईयर इन विच इट हैज बीन रियलाइज्ड एंड नॉट इन द ईयर इन विच इट बिलोंग टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर बॉस? जिस साल में मिली उस साल की इनकम मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता किस साल को वो बिलोंग करती थी। समझ में आ रही है बेटा? आगे बढ़ूं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगला कॉन्सेप्ट है बॉस मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट इसका उल्टा है। मैंने बोला 2021 की फीस अगर मुझे 2022 में मिल जाए तो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट ये 2022 की इनकम नहीं होगी, ये 2021 की इनकम ही होगी। As per matching concept, we will record the transaction in which they belong to and not in the year in which they have been realized. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस ईयर को बिलोंग करती है उस ईयर की ही वो इनकम है, जिस ईयर में रियलाइज हुई है उससे मतलब नहीं है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन मैचिंग एकदम ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस कोई रूल नहीं होते, कभी भी लीगल बाइंडिंग नहीं होती। कन्वेंशन होता है रीति रिवाज, जो प्रथा चली आ रही है वो है कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब पहला है कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस ये बोलता है कि वी शुड बी रेडी विद फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड वी शुड नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर एंटिसिपेटेड इनकम्स। मतलब क्या बोला है ये भाई? एंटिसिपेटेड लॉसेस को अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड इनकम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। कंजर्वेटिज्म है, आने वाले खर्चों के लिए तो तैयारी कर लो, लेकिन आने वाली इनकम को सोचकर खुशियां ना मनाओ जब तक वो एक्चुअल में आ ना जाए। ठीक है, बराबर समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बढ़ जाएं आगे, अगले कन्वेंशन पर आ रहे हैं और अगला कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी ये बोलता है बॉस, अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट बिजनेस में लगाया है, कोई भी प्रिंसिपल अगर आप बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि 1 ईयर में आपने कोई अलग कॉन्सेप्ट फॉलो किया, अगले साल में आप चेंज करके कोई अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करने लगेंगे, अगले साल में कोई अलग प्रिंसिपल लगा लिया। ऐसा करने से रिजल्ट हमेशा मिसलीडिंग आएगा। मान लेते हैं अगर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं कैश बेसिस पर, तो कैश बेसिस एक साल 1 और 2 और 3 इयर्स तक कम से कम उसको ही फॉलो करें, सो एज टू नो द क्लियर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। बात समझ में आ रही? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई भी अगर बिजनेस आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हो, तो इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट शुड नॉट बी चेंज ईयर टू ईयर। ठीक है, चले बड़े,
चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बात फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये कहता है बॉस कि अपने बिजनेस की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज कर दो। फुल डिस्क्लोजर कौन, जैसे कि लेट्स से मैंने यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैं क्या करूं, जनरल पब्लिक को बता दूं कि यहां पर कॉमर्स की कोचिंग चलती है, यहां पर सीयूईटी की तैयारी होती है, यहां पर आईपी मैट की तैयारी करते हैं हम लोग, एंड व्हाट नॉट। कोई दिक्कत वाली बात हो रही है? समझ में आ रही है बॉस? सब कुछ क्लियर लग रहा है ना? तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कन्वेंशन कि बिजनेस शुड डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। लास्ट में आते हैं और ये है मटीरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर के जैसे ही सिमिलर भी मटीरियलिटी है। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस एन इन्वेस्टर्स डिसीजंस शुड बी डिस्क्लोज टू जनरल पब्लिक। मतलब ऐसी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंपैक्ट करती हैं, उसको जरूर से जरूर कंपनीज को, जनरल पब्लिक को बताना चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे अगर रिलायंस एक कंपनी है तो इसको अपनी सारी बैलेंस शीट ईयर बाय ईयर डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, ताकि कोई भी इन्वेस्टर उसको आराम से स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर सके। सो ऑल मटेरियलिस्टिक रेलेवेंट significant information which can hamper or which can change an investor's decisions should be disclosed to the general public। आई ना बात समझ में? खत्म चैप्टर तुम्हारा। गैप का जो चैप्टर था जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल्स थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई प्रिंसिपल बाकी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर बता रहा हूँगा। तो इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और अगर तुमको मेरे साथ पढ़नी है लाइव क्लासेस रोज के रोज विद एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज शुभम जगदीश। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज एन आईएससी कम्युनिटी विच वी आर बिल्डिंग एंड इट इज द बिगेस्ट चैनल। यू गाइज आर मेकिंग इट अ बिगेस्ट चैनल फॉर आईएससी बोर्ड। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द।